हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीपी सॉल्यूशंस ग्रेविटी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डीपीपी नंबर 5 के क्वेश्चन 1 से 15 तक को डिस्कस करेंगे और इस डीपीपी में स्ट्रेट लाइन और सर्किल टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज़ नियरेस्ट टू द सर्किल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द गिवन सर्किल। तो यहाँ पे एक सर्किल गिवन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका सेंटर हो जाएगा 0,6 और रेडियस हो जाएगा 1 और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर बोला गया है कि इस लाइन के किसी पॉइंट P से, जो कि सर्किल के नियरेस्ट है, हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल के ऊपर। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट सर्किल के नियरेस्ट है, यानी कि सर्किल के सबसे पास है, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सीधा सीधा तरीका है, सर्किल के सेंटर से अगर स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट P हो जाएगा नियरेस्ट पॉइंट। तो सर्किल के सेंटर 0,6 से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया x बाई 2 इक्वल टू y माइनस 6 बाई 1 इक्वल टू माइनस 2। तो x आ गया -4 और y आ गया 6 माइनस 2 4। तो पॉइंट P आ गया -4,4। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड पेयर ऑफ रेडियाई। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है कि सर्किल हमें गिवन है जिसका सेंटर है 0,6, रेडियस है 1 और इस सर्किल पे हम पॉइंट -4,4 से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं A और B और सेंटर से A और B को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गए पेयर ऑफ रेडियाई। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है हमें। तो पॉइंट -4,4 से सर्किल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि PA निकालते हैं पहले। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PA इक्वल्स टू PB और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ S1। तो सर्किल की इक्वेशन में x और y की जगह पे पॉइंट -4,4 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -12y प्लस 35। तो ये देखते हैं कितना आ रहा है, 16 प्लस 16 -48 प्लस 35। -67 -48 रूट 19। तो यह आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट L इक्वल्स टू रूट 19 और रेडियस हमें पता है, रेडियस का आंसर 1 है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा L इंटू आर, L इंटू आर यानी कि रूट 19 इंटू 1। तो एरिया आ गया रूट 19 यूनिट स्क्वायर। तो यह गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि है सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे गिवन है द लाइंस दिस एंड दिस टच ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स। इफ द सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज। तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, L1 और L2 मान लेते हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक सर्किल को टच कर रहे हैं जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो एक कोई सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका रेडियस
3 यूनिट्स है। तो ये सर्किल इन चारों रीजन्स में से कोई भी रीजन में हो सकता है। अभी डायग्राम में हमने कोई भी एक रीजन में बना लिया है, और कौन से रीजन में होगा उसके लिए आगे अपने को एक डेटा दे रखा है कि सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि कौन से रीजन में सर्किल लाई कर रहा है। सर्किल का रेडियस हमें पता है 3 यूनिट्स, और हमें निकालना है सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो सर्किल का सेंटर h, k एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये h, k सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल दोनों लाइंस L1 L2 को टच कर रहा है, तो h, k से L1 लाइन की डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर हो जाएगी, और h, k से L2 लाइन की डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस लिखते हैं पहले। तो इस लाइन L1 से h, k का डिस्टेंस यह जगह 5h प्लस 12k माइनस 10 का मॉड अपॉन में 13 अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 इक्वल्स टू रेडियस, फर्स्ट इक्वेशन। और L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंडर रूट 5h माइनस 12y माइनस 12k माइनस 40 अपॉन में 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू 3, रेडियस 3 है। तो यहाँ से क्या 5h प्लस 12k माइनस 10 का मॉड इक्वल्स टू 39, फर्स्ट इक्वेशन। और 5h माइनस 12k माइनस 40 का मॉड इक्वल्स टू 39, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस पता हैं और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मॉड कैसे ओपन करें तो इसकी बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट डायग्राम प्लॉट करें तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 12y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन का करेक्ट डायग्राम प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले स्ट्रेट लाइन के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। तो लाइन का डायग्राम रफली कुछ ऐसा बनेगा। ये L1 का डायग्राम हो गया। और सेकेंड स्ट्रेट लाइन के लिए x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और सेकेंड लाइन का x इंटरसेप्ट फर्स्ट लाइन के x इंटरसेप्ट से ज़्यादा भी है। तो सेकेंड लाइन का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यह गया L2। अब यहाँ पे एक सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों लाइंस को टच कर रहा है और उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सर्किल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सर्किल कुछ इस तरह से बनना चाहिए। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट h, k है, इस पॉइंट h, k के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो मॉड लिखा हुआ है वो मॉड प्लस से ओपन होगा। प्लस से ओपन होगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि h, k इस लाइन के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो इस वजह से मॉड प्लस से ओपन होगा। और वैसे ही h, k के लिए जो L2 की कंडीशन है, L2 का जो पोजीशन है, तो h, k पॉइंट L2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन में जो मॉड लिखा हुआ है ये मॉड L2 लाइन के लिए h, k पे अप्लाई हो रहा है और h, k लाइन के लेफ्ट साइड में है, इस वजह से ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि कौन से साइन से मॉड ओपन होगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा, मॉड प्लस से ओपन होने के बाद 5h प्लस 12k माइनस 10 इक्वल्स टू 39, यानी कि 5h प्लस 12k इक्वल्स टू 49। और सेकेंड इक्वेशन आ गया 5h माइनस 12k माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 39। मॉड नेगेटिव से ओपन होगा तो 5h माइनस 12k इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो 10h इक्वल्स टू 50, h इक्वल्स टू 5। h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 12k इक्वल्स टू 49 माइनस 5h, तो आ गया 24।
यानी कि k इक्वल्स टू 2। तो h कॉमा k का आंसर आ गया 5,2, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट a पॉइंट -2,0 b पॉइंट 2,0, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू -10 से 10 फॉर विच द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एक्यूट एंगल एट द पॉइंट c a, a+1। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये पॉइंट आ गया -2,0 ए एंड बी। मैंने ए बी को डायमीटर मान के और ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लें तो उस सरकमफेरेंस के पॉइंट पे ए बी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। अगर हम इस सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, तो उस पॉइंट पे ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और अगर हम इस सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट पे ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो ये सर्किल एज ए बाउंड्री यूज़ हो रहा है। अगर पॉइंट सर्किल के बाहर होगा तो एंगल सबटेंडेड बाय ए बी 90 से कम होगा, और अगर पॉइंट सर्किल के अंदर होगा तो एंगल सबटेंडेड 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a,a+1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ए बी एक्यूट एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि ये तो तभी पॉसिबल है जब a,a+1 पॉइंट सर्किल के आउटसाइड में लाई करेगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गया कि a,a+1 पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो यहाँ से आ जाएगा S1 इज ग्रेटर देन 0। सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा x² + y² = 4। तो a,a+1 पॉइंट के लिए अगर S1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगाएं तो आ जाएगा a² + a+1² इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहाँ से a में एक इनइक्वालिटी बनेगा और उस इनइक्वालिटी से a का एक इंटरवल आ जाएगा, और हमें क्वेश्चन में a का एक और इंटरवल दे रखा है -10 से 10। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद a का हमें एक फिक्स इंटरवल मिल जाएगा, और सिर्फ उस इंटरवल में काउंट करना होगा कि a के कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बाद सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ द सर्किल फर्स्ट एंड सेकेंड टच ईच अदर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c इज़। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों सर्किल की इक्वेशन में x² + y², फिर x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। और सेकंड सर्किल में भी कुछ ऐसा है, x² y², x का टर्म है, y का टर्म है, बट कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब कि दोनों के दोनों सर्किल्स 0,0 पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसी वजह से कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इतना तो फिक्स है कि दोनों सर्किल 0,0 से पास कर रहे हैं। तो अगर दोनों सर्किल्स का 0,0 पॉइंट पे स्लोप इक्वल हो जाए, अगर दोनों सर्किल्स का 0,0 पे टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो जाए, तो फिर दोनों सर्किल डेफिनेटली टच कर जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें क्लियरली दिख रहा है 0,0। तो टच कराने की कंडीशन बस ये होगी कि 0,0 पॉइंट पे दोनों सर्किल का टेंजेंट का स्लोप इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट सर्किल को डिफ्रेंशिएट करते हैं और dy/dx निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2x + 2y × dy/dx या y डैश प्लस 3 + sin β x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 cos α y डैश = 0। तो y डैश कॉमन लिया, 2y + 2 cos α = -3
माइनस साइन बीटा माइनस 2x। तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू आ गया -3 माइनस साइन बीटा माइनस 2x अपॉन में 2y प्लस 2 कॉस अल्फ़ा। हमें dy/dx का वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए? एट पॉइंट 0,0। तो 0,0 पे फर्स्ट सर्किल के टेंजेंट का स्लोप आ गया -3 माइनस साइन बीटा माइनस 0 अपॉन में 0 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, यानी कि फर्स्ट सर्किल के टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट 0,0 यह आ गया -3 माइनस साइन बीटा अपॉन में 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड सर्किल को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और वहाँ से dy/dx निकाल लेंगे। तो वहाँ से dy/dx निकालेंगे एट पॉइंट 0,0, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2c इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2y इंटू वाई डैश होगा। ठीक है, वाई डैश कॉमन लिया, 2y प्लस 2c इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2 कॉस अल्फ़ा। तो वाई डैश आ गया -2x माइनस 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन में 2y प्लस 2c। वाई डैश एट पॉइंट 0,0 इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फ़ा अपॉन में 2c माइनस कॉस अल्फ़ा बाई c। यह आ गया m2 का वैल्यू। अब दोनों सर्किल्स टच कर रहे हैं, इस वजह से दोनों सर्किल का dy/dx एट पॉइंट 0,0 सेम होना चाहिए। तो m1 और m2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। m1 इज इक्वल टू m2, -3 माइनस साइन बीटा अपॉन में 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में c। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, c इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 3 प्लस साइन बीटा। तो यह गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हमें पूछा है कि अगर दोनों सर्किल्स टच कर रहे हैं देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c कितना होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्वेश्चन में पैरामीटर्स हैं, तो c का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में आ रहा है और अल्फ़ा और बीटा इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। तो c का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए और न्यूमिनेटर मैक्सिमम हो जाए। तो c का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 2 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस माइनस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c आ गया 1, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। टू सर्किल C1 और C2 यहाँ पे हमें गिवन है। C1 का रेडियस 3/2 है, C2 का रेडियस 1/2 है रिस्पेक्टिवली, टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड L इज देयर कॉमन टेंजेंट, देन पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन इज। तो इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट सर्किल जिसका रेडियस 3/2 है और ये आ गया सेकेंड सर्किल जिसका रेडियस 1/2 है। सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, C1 C2 सेंटर्स हैं और ये आ गया इसका कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 C2 डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो C1 C2, इस केस में C1 C2 है R1 प्लस R2 क्योंकि सर्किल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 2 अंडर रूट में R1 R2 यानी कि 2 अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2। तो ये आ गया √3। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है √3। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं अल्फ़ा, तो फिर हमें इस पेरीमीटर को निकालने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि फिर पेरीमीटर इस
पार्ट का, इस आर का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर R इंटू थीटा। तो रेडियस तो हमें बताइए, बस हमें इस एंगल की ज़रूरत है। तो इस एंगल के लिए एक काम करते हैं, Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला एंगल लिखूँ, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल PQR में अगर हम कॉस अल्फ़ा लिखें, कॉस अल्फ़ा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा नहीं, टेन अल्फ़ा लिखते हैं। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू PQ परपेंडिकुलर अपॉन में PR बेस। P से Q का डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √3, और PR इज़ डिफरेंस ऑफ रेडियस 3/2 माइनस 1/2, तो आ गया √3/1 यानी कि √3। तो टेन अल्फ़ा है √3 यानी कि अल्फ़ा हो गया हमारा 60 डिग्री, π/3। तो ये एंगल निकल गया। अगर ये एंगल π/3 है तो ये दूसरा वाला एंगल बीटा वो हो जाएगा 2π/3। तो अब ये वाला आर्क जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस आर्क का लेंथ हो जाएगा, इसको L1 से डिनोट करते हैं, L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R1। तो एंगल है π/3 इंटू रेडियस है 3/2, तो आ गया π/2। सिमिलरली दूसरा आर्क, ये वाला आर्क लेंथ जिसको मैंने ऑरेंज कलर से शो किया है, इसका लेंथ हो जाएगा L2 इज इक्वल टू एंगल 2π/3 इंटू रेडियस 1/2, तो हो गया π/3। और L3 इस शेडेड रीजन के पेरीमीटर में थर्ड वाला पार्ट है PQ, तो L3 इज इक्वल टू PQ, और PQ ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3। तो टोटल शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि π/2 प्लस π/3 प्लस √3, यानी कि ये आ जाएगा 5π/6 प्लस √3, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्टिसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल आर 3, 4, 5 cos थीटा, 5 sin थीटा एंड 5 sin थीटा, -5 cos थीटा, देन लोकस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नोटिस करने वाला पॉइंट ये था कि इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम 0, सेम आएगा और वो 5 के बराबर आएगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स का 0, से डिस्टेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर हो गया 0, अब अगर किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन पे होता है तो उस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना होता है। कैसे आता है, ये बहुत सिंपल है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और सरकम सेंटर, ये आ गया P सरकम सेंटर, G सेंट्रॉइड और H ऑर्थो सेंटर। तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और सरकम सेंटर को अगर हम 0, रखेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि H के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो गया 4 प्लस
5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो यहाँ से h इक्वल टू दिस पार्ट एंड k इक्वल टू दिस पार्ट, दोनों पार्ट से कॉस थीटा और साइन थीटा को एलिमिनेट कर देंगे और एक्स वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि लोकस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें गिवन है इफ़ p पॉइंट x1, y1 एंड p2 पॉइंट x2, y2, p1 x1 y1 है, p2 x2 y2 है, बी द इमेजेस ऑफ ए पॉइंट x, y अबाउट ए लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखिए, L1 लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और L2 का इक्वेशन है bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, यह आ गया L1 और ये आ गया L2। अब दो पॉइंट्स P1 और P2, ये P1 और P2 पॉइंट्स क्या हैं? किसी पॉइंट Px, y के इमेजेस हैं अबाउट L1 एंड L2। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट P ड्रॉ कर लिया x, y। अब इस पॉइंट का L1 के अबाउट मिरर इमेज P1 आएगा और इसी पॉइंट P का L2 के अबाउट मिरर इमेज आएगा P2। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है देन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑलवेज पासेस थ्रू। अच्छा, अगर मैं P2 का, ध्यान से देखिए, अगर मैं P2 पॉइंट का मिरर इमेज फिर से L1 के अबाउट ले लूँ तो P2 का मिरर इमेज L1 के अबाउट यहाँ पे आ जाएगा और P1 का मिरर इमेज L2 के अबाउट ले लें तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें P3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और इस रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो और कुछ नहीं बल्कि L1 और L2 दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर हम P1 से P2 को ज्वाइन कर दें तो रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो ऑलवेज सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम P1 से P2 को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट F, G एंड इट्स साइड्स आर बाइसेक्टेड एट राइट एंगल्स बाय द लाइंस। उसके बाद एक लाइन पेयर का इक्वेशन लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 9x² इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 9xy प्लस xy माइनस 9x² इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 9x प्लस x y माइनस 9x इक्वल टू 0, y माइनस 9x y प्लस x। तो यहाँ पे लाइन पेयर्स आसानी से फैक्टराइज हो गया और इसके दोनों लाइंस का सेपरेट इक्वेशन निकल गया। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा है 9x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है जिसका बेस ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट F, G से पास कर रहा है और इसके जो साइड्स हैं वो इन दोनों लाइन से बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यह गया ट्रायंगल ABC। AB is bisected by suppose x plus y equal to 0 and AC is bisected by 9x minus y equal to 0 and the base of the triangle BC always passes through a fixed point F, G। तो हमें निकालना है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स का लोकस, यानी कि A पॉइंट का लोकस निकालना है। तो A पॉइंट को सबसे पहले h, k मान लेते हैं। अब h, k पॉइंट का x प्लस वाई इक्वल टू 0 के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे।
तो h कॉमा के का x प्लस वाई के अबाउट मिरर इमेज लेने से पॉइंट आ जाएगा माइनस के कॉमा माइनस एच, और इसी तरह से h कॉमा के का 9x माइनस वाई इक्वल टू 0 के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो वहाँ से हमें पॉइंट c मिल जाएगा। तो निकालते हैं x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट नहीं होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हो गया x माइनस एच बाई 9 इक्वल्स टू y माइनस के बाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 9h प्लस के अपॉन में 41। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 9k माइनस 40h अपॉन में 41, और y का वैल्यू आ जाएगा 9h प्लस 40k अपॉन 41। तो यहाँ से हमने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, पॉइंट B आ चुका है और पॉइंट C आ चुका है। B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं और उस पर F, G पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। वहाँ से H और K में रिलेशन मिल जाएगा और वही H, K के लोकस का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, ABC पॉजिटिव है, देन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू विच ऑफ द फिक्स पॉइंट्स। तो इस रिलेशन से ही आंसर हमें मिलेगा। इस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो a अपॉन में अंडर रूट बी सी माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट बी बाई सी प्लस अंडर रूट सी बाई बी। अंडर रूट बी सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 2 अंडर रूट बी इंटू सी। यह आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू रूट a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट b प्लस रूट सी। केस 1, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो रूट a माइनस रूट b माइनस रूट सी इक्वल टू 0, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो आ जाएगा रूट a प्लस रूट b प्लस रूट सी इक्वल टू 0। ये रिलेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है a b c सारे पॉजिटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं आ सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये रिलेशन इसको ट्रू होना पड़ेगा, तो रूट a माइनस रूट b माइनस रूट सी मस्ट बी 0। और अगर हम इसको इस लाइन से कंपेयर करें, रूट a x माइनस रूट प्लस रूट b y प्लस रूट सी इक्वल टू 0, तो दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमेशा एक पॉइंट ज़रूर सेटिस्फाई होगा और वो पॉइंट है 1, -1। तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का फैमिली ऑलवेज 1, -1 पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिफर कर रहा है, तो कांस्टेंट टर्म डिफर कर रहा है 1, -1 नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई माइनस रूट सी इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर करके आ जाएगा x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए लाइन ऑफ फिक्स लेंथ 2 यूनिट्स मूव सच दैट its one end is at the positive x axis and other end on that part of the line x plus y equal to 0, which lies in the second quadrant। तो एक
स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ, एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 2 यूनिट्स है, उसका एक एंड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर है और वो भी उस पार्ट पे है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं पॉइंट बी, और इस ए बी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ 2 मेंशन है। तो हमें बताना है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज गिवन बाई, ए बी के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ए पॉइंट को मान लेते हैं a,0 और बी पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन पे लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट को मान लेते हैं -b,b। अब ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। मिड पॉइंट को मान लेते हैं h, k। तो यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा h इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 2, k इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गए, बट हमें ए और बी दो चीज़ों को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब कम से कम 3 इक्वेशंस होने चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस हमें पता है 2 यूनिट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तीसरा रिलेशन मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी √a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से b को एलिमिनेट कर सकते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे रख के a का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ h। तो a और b के वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, वहाँ से a और b दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और पूरा रिलेशन h और k के टर्म्स में मिल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए पॉइंट P मूव सच दैट इट इज़ एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस C फ्रॉम द ओरिजिन। तो पॉइंट P की खासियत ये है कि वो ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। इसका मतलब कि पॉइंट P का लोकस एक सर्किल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस C के इक्वल होगा। तो पॉइंट P को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। लेट P पॉइंट इक्वल्स टू C cos थीटा, C sin थीटा। फिर आगे लिखा है Q इज़ द इमेज ऑफ P इन द लाइन मिरर y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज P का लेंगे तो पॉइंट Q मिल जाएगा। h, k का मिरर इमेज होता है k, h। तो P का मिरर इमेज हो जाएगा C sin थीटा, C cos थीटा। फिर आगे लिखा है R इज़ द इमेज ऑफ Q इन द लाइन मिरर y इक्वल टू -x। h, k पॉइंट का y इक्वल टू -x के अबाउट मिरर इमेज का फॉर्मूला होता है -k, -h। तो Q का रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू -x, ये हो जाएगा -c cos थीटा -c sin थीटा। हमें बताना है लोकस ऑफ R। तो R पॉइंट को h, k मान लेते हैं। इस पॉइंट का भी लोकस निकालना है, उसको h, k मान लेते हैं। तो यहाँ से h आ गया -c cos थीटा, k आ गया -c sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि लोकस आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए सर्कल passes through the points of intersection of coordinate axes with the straight lines given, then the value of lambda is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन है। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो सेकेंड लाइन के अगर सेकेंड लाइन का डायग्राम प्लॉट करें, इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट है -3 और वाई इंटरसेप्ट है 3/2। और अगर हम स्ट्रेट लाइन L1 को प्लॉट करें, इसका एक्स इंटरसेप्ट लैम्डा के टर्म्स में आएगा। एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है -1/λ, तो -1/λ -3 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो अभी के लिए एक डायग्राम बस प्लॉट कर देते हैं, -1/λ, 0 और L1 का y इंटरसेप्ट है 1 के इक्वल, तो y इंटरसेप्ट है 1, तो ये आ गया L1 लाइन। तो हमें ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो 4 पॉइंट्स मिल गए, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस -1/λ इज़ इक्वल टू -3। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे और उस केस में डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे देगा। L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस केस में ये 4 पॉइंट्स इफेक्टिवली 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और 3 पॉइंट से ऑलवेज एक सर्किल, यूनिक सर्किल पास करता है। तो जब लैम्डा का वैल्यू इक्वल टू 1/3 होगा उस केस में तो डेफिनेटली एक सर्किल मिल जाएगा इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ। अब दूसरे केस में क्या होगा, सेकेंड केस -1/λ इज़ नॉट इक्वल टू -3, यानी कि व्हेन लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, तो उस केस में ये चारों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होंगे। अब जब चारों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो चारों पॉइंट से सर्किल को पास करने की कंडीशन हो जाएगी। अगर इन पॉइंट्स को कुछ नाम लिख दें, A, B, C, D और ओरिजिन को O, तो इन चारों पॉइंट से सर्किल पास तभी कर पाएगा व्हेन द कंडीशन OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए, है ना। ये इस थ्योरम से बोल रहे हैं PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। तो OA यानी कि -3 इंटू OB -1/λ इक्वल्स टू OC 1 इंटू OD 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लैम्डा इक्वल्स टू 2 और ये इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब लैम्डा का आंसर 2 होने पे भी चारों पॉइंट से एक सर्किल मिल जा रहा है और लैम्डा का वैल्यू 1/3 होने पे भी इन चारों पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है। तो लैम्डा के टोटल 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 और 1/3, यानी कि B पार्ट और D पार्ट दोनों का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे ABC में एक रिलेशन गिवन है 2 डिग्री, देन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 मे बी कॉन्करेंट एट द पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड ये हो सकता है कि हम इस रिलेशन को A में क्वाड्रेटिक मान सकते हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं वो B और C के टर्म्स में आ जाएंगे और जब हम वहाँ से रूट्स लिखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या फिर इस रिलेशन को हम B में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या C में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, या फिर अगर हम डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करें तो देखिए डायरेक्ट कैसे फैक्टराइज करेंगे। 4A² प्लस 4AB प्लस B²। हमने सबसे पहले A और B के 2 डिग्री टर्म्स को एक जगह लिखा, 4A² प्लस 4AB प्लस B² और बाकी टर्म्स को सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो क्या क्या बचा, -6AC -3BC और प्लस 2C² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है 2A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ से 3C कॉमन आ रहा है तो -3C कॉमन लिया, -3C कॉमन लेने के बाद बचेगा 2A प्लस B
और प्लस 2c² इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की तरफ फैक्टराइज हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए 2a प्लस बी को x मान लिया जाए और c को y मान लिया जाए, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x² माइनस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें, 2a प्लस बी माइनस सी इंटू 2a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। तो या तो 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और या फिर दूसरा पार्ट 0 होगा। इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करना है। तो a प्लस हाफ b माइनस सी इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो जो पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा इस स्ट्रेट लाइन में, वो पॉइंट हो जाएगा -2, -1, क्योंकि c का साइन चेंज हो रहा है। और सेकंड वाले को अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा कंपेयर करके -1, -1/2। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये स्ट्रेट लाइन -2, -1 से भी पास कर सकता है और -1, -1/2 से भी पास कर सकता है। अगर ये 2 डिग्री वाला रिलेशन ट्रू है तो, यानी कि इसमें a पार्ट भी करेक्ट है और c पार्ट भी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर गिवन 1, 1, 2, 4, 3, 5। देन द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स तो दे रखे हैं, बट किस ऑर्डर में वो गिवन है वो हमें नहीं दे रखा है। तो पहला केस बना सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं 1, 1, 2, 4, 3, 5, अगर इस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं तो फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा। अगर इसको h, k मान लें तो मिड पॉइंट, डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। h प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3, h इक्वल टू 2, k प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 5, तो k आ गया 2। तो यहाँ से h, k का आंसर आ गया 2, 2, यानी कि डी पार्ट में भी करेक्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इसी ऑर्डर में हैं, ऐसा भी हो सकता है 1, 1, 2, 4, 3, 5, तो इससे एक और आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाना है, और जितने तरह के ऑर्डर्स पॉसिबल हैं उतने h, k के आंसर्स आ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। The values of t for which the straight lines this and this are concurrent। तो हमें t का वैल्यू बताना है, तो कॉन्करेंसी की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन 2, 3, 5, कोफिशिएंट्स फ्रॉम द सेकेंड लाइन t², t, 6, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और कोफिशिएंट्स फ्रॉम द थर्ड लाइन 3, -2, +1। तो कॉन्करेंसी की कंडीशन है कि इस डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा अगर लाइंस कॉन्करेंट है। तो बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और वहाँ से t का वैल्यू मिल जाएगा।